डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था फिज़िक्स का जो है, और उसी से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो है लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया गया था अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हाउ वुड यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। डिफरेंट बॉडीज़ आपके पास दो कैटेगरी में हमने डिफ़ाइन किया था। एक कैटेगरी थी रेगुलर शेप्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी उसी के बारे में ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप, कि अगर कोई इर्रेगुलर शेप आ जाती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, उसको फाइंड करने का तरीक़ाकार मेथड आपके पास क्या होना चाहिए। जो है तो पहले आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने ये पढ़ा था कि इट इज़ अ पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर द होल ऑफ अ बॉडी अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इट इज़ अ सच अ पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जो उसको बॉडी का जो वेट है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो चीज़ों का हमने फाइंड की थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो था जी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, कि इसमें हमने डिस्कस ये किया था कि रेगुलर और रेगुलर शेप्स, और दूसरा जो हमने आज डिस्कस करना है वो है इर्रेगुलर शेप्स। इर्रेगुलर शेप्स जो है, अब हमने फाइंड क्या करना था, दोनों शेप्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना था कि अगर रेगुलर शेप्स हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाता है, और अगर इर्रेगुलर शेप्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड किया जाता है, फाइंड करने के मेथड्स क्या क्या हैं। रेगुलर शेप्स मैंने आपको कल बताया था जो आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स में, कि इसमें स्क्वायर था, फिर हमने सर्कल का फाइंड किया था, सर्कल, इसके बाद ट्रायंगल और रेक्टेंगल, यानी कि ये आपके पास तमाम की तमाम कौन सी शेप्स हैं, दीज आर कॉल्ड द रेगुलर शेप्स। लेकिन जो आज हम फाइंड करने जा रहे हैं इसका वो है इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप जिसकी कोई भी तरतीब नहीं है, ना उस शेप का कोई नेम है, जो है उसका हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले देखते हैं कि इर्रेगुलर शेप जो हमने कंसीडर करनी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, और इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करेंगे। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, इसमें एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया जाएगा, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए जाहिर बात है हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए होगा, अपरेटस चाहिए होगा। अब जो अपरेटस है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें अपरेटस चाहिए, जो है कौन कौन सी आपके पास रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर। जो है तो रिक्वायरमेंट्स के लिए हम यहाँ पे कुछ जिक्र करते हैं आपके पास, कि इसके लिए सबसे पहले आपके पास कार्डबोर्ड हो, कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड होगा, और इसकी शेप आपके पास मैंने बताया कि वो कौन सी होगी, इर्रेगुलर। अभी हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि इसकी शेप किस तरीके की होगी, इर्रेगुलर शेप हम किस तरह की कंसीडर कर रहे हैं। जो है उसके बाद जो सेकेंडली है, यहाँ पे हमें एक डिवाइस चाहिए विच इज़ कॉल्ड प्लम लाइन। प्लम लाइन जो है, इसके बाद एक अदद पेंसिल, फिर कोई आपके पास नेल चाहिए, जो है आ फिक्स सरफेस, आ फिक्स्ड सरफेस, कोई भी फिक्स सरफेस जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। प्लेन दीवार हो जाए या कोई प्लेन सरफेस हो जाए जहाँ पे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो। इस जो अपरेटस को, इस नाम को हम बाज़ जगह पे जो है वो ग्रेविसन अपरेटस के नाम से भी डिस्कस करते हैं। या फिज़िक्स में प्रैक्टिकल भी होता है ग्रेविसन एक्सपेरिमेंट, और उसमें भी तकरीबन हम इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं, लेकिन वो तरीक़ाकार ज़रा और होता है। उसमें हम ग्लास का यूज़ करते हैं, शीट का यूज़ करते हैं, पेपर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक अलग इशू है, जो है वो अलग साइड पे। लेकिन थोड़ी बहुत उसकी कंपैरिजन जो है वो हम यहाँ पे इसके साथ कर सकते हैं। जो है अब यहाँ पे हमने सबसे पहले मेन चीज़ ये बतानी है, हमें तमाम चीज़ों का पता है वहाँ सिवाय सिर्फ इस एक चीज़ के, कि व्हाट इज़ प्लम लाइन। प्लम लाइन किसे कहते हैं, और ये 2 मार्क्स की शॉर्ट में डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफ़ाइन करें आप प्लम लाइन को, कि प्लम लाइन क्या चीज़ है। जो है तो आपने इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखनी है कि प्लम लाइन इज़ आ, इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे अलग से, कि व्हाट इज़ प्लम लाइन। A plumb line
plumb line consists of a small bob, consists of a small metal bob, consists of a small metal bob, और ये यूजुअली किसका बना होगा आमतौर पे, लेड और ब्रास, या तो लेड का होगा या ब्रास का आमतौर पर बना होता है। कोई भी मेटल उसने कहा, लेकिन मेटल आपके पास बेतहाशा हैं, काफ़ी सारे मेटल्स हैं, लेकिन उनमें से आमतौर पे इन दो मेटल्स का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। स्पोर्टेड विद अ स्ट्रिंग, स्पोर्टेड विद स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड प्लम लाइन। तो ये आपके पास प्लम लाइन की आपके पास डेफिनेशन हो गई। अगर 2 मार्क्स की शॉर्ट में डेफिनेशन आ जाती है या आपको एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो एमसीक्यूज़ में अक्सर क्या चीज़ पूछते हैं कि प्लम लाइन इज़ मेड अप ऑफ, कि प्लम लाइन किसकी बनी होती है आमतौर पे। तो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया, या लेड की बनी होती है या वो ब्रास की क्रिएट की जाती है, 2 चीज़ों की बनी होती है, लेड एंड ब्रास। ठीक है, आमतौर पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये दिखने में कैसी होगी। इट इज़ लुक लाइक अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कि आपके पास डिवाइस है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक है, उस तरह की क्या होगी, इसमें शेप होगी। देखें इसको, ये आपके पास सिंपल एक थ्रेड होगा और यहाँ पे ट्रायंगल नुमा आपके पास क्या है, एक बॉब बना होगा, और इसे हम क्या कहते हैं जी, एक प्लम लाइन। इट इज़ अ प्लम लाइन जो है, इसको और भी काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। सिंपल से आपको जनरल बात बताता हूँ, डेली लाइफ में जो है, ठीक है, उसको पहले लेबल कर दें। इट इज़ अ स्मॉल मेटेलिक या मेटल बॉब, इट इज़ अ थ्रेड। ये आपके पास एक थ्रेड है, थ्रेड भी कह सकते हैं, या इसको आप सिंपली स्ट्रिंग कह सकते हैं, रस्सी नुमा चीज़ जो है। अच्छा जी, अब इसको और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आम डेली लाइफ में इसका कहाँ इस्तेमाल है जो है, इसको बेसिकली फॉर द लेवलिंग ऑफ अ वॉल बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, दीवार बिल्कुल सीधी बन रही है, कहीं टेढ़ी तो नहीं बन रही जो है, उसको चेक करने के लिए भी इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड ऊपर रखा जाता है दीवार पे, इसको जैसे सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है, और देखा जाता है कि क्या जो दीवार बन रही है वो बिल्कुल लेवल बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है। लेवल को चेक करने के लिए भी इस प्लम लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे जो है। प्लम लाइन मैंने आपको ड्रा करके बता दी। इट इज़ लुक लाइक आ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम की तरह का ये दिखने में होता है। इसकी शेप आगे पास नीचे से चेंज हो सकती है, लेकिन वो जैसी भी होगी, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, मेटल की बनी होती है। और मेटल कौन कौन सा होता है, लेड और ब्रास जो है। इसके बाद अब हम क्या करें, यहाँ पे एक शेप ड्रा करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, ये आपके पास एक शेप हमने कंसीडर कर ली। इट इज़ एन इर्रेगुलर शेप। ठीक है, यहाँ पर नीचे मेंशन कर देते हैं कि इट इज़ एन इर्रेगुलर शेप। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो गई, एक इर्रेगुलर शेप हमने ड्रा कर ली। अब जो इर्रेगुलर शेप है, इस पे हमने क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है कि हाउ वुड यू फाइंड इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो नहायत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू विल पॉइंट आउट 3 डिफरेंट पॉइंट्स विच इज़ नेम्ड एज A, B एंड C। 3 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट आपके पास फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट इस जगह पे और एक पॉइंट इस जगह पे। इट इज़ नेम्ड A, B एंड C। These 3 points which are usually at the edges of a board, ये कार्डबोर्ड के इरेगुलर शेप के बिल्कुल एजेस पे पॉइंट्स लेने हैं। सेंटर में लेने से जो आपके पास फाइंड तो हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी रिजल्ट क्या होगा, आपके पास कम आएगा। एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को एजेस पे लेते हैं, कॉर्नर्स पे लेते हैं, ताकि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड हो सके। अब आपने क्या किया जी, यहाँ पे 3 होल्स कर लिए। कार्डबोर्ड था, इट इज़ फुल ऑफ मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, क्योंकि मैंने कहा था ना कार्डबोर्ड होगा हमारे पास एक गत्ता। ये जो है कार्डबोर्ड है, इसमें हमने क्या किया, इसकी शेप पहले हमने क्या रखी, इरेगुलर शेप रखी। उसके बाद इसमें 3 डिफरेंट होल्स कर लिए।
और उन तीनों होल्स को नाम क्या दे दिया, ए बी एंड सी। अब होगा क्या, हमने प्लम लाइन लेनी, पहले कार्डबोर्ड को दीवार पे एक नेल हमने लगा दिया, नेल मीन्स कोई कील वगैरह जो है, कील लगा दिया हमने जो है। जब कील लगा दिया उसके ऊपर, तो अब हम करेंगे क्या, हमने पॉइंट ए जो होल था वो हमने उस नेल के साथ लटका दिया, हैंग कर दिया इसको जो है। अब ये बॉडी क्या कर रही होगी, कम्प्लीटली हैंग कर रही होगी उसके साथ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे धागा जो है, जो प्लम लाइन है, उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, बांध देंगे उसके साथ। बांधने के बाद वो भी क्या कर रही होगी, वर्टिकली सस्पेंड कर रही होगी। जब वो वर्टिकली सस्पेंड कर रही होगी तो वहाँ से आगे पास एक शेप बनेगी किस तरीके की, इस तरीके से एक डॉटेड लाइन आपको शो होगी। जहाँ जहाँ पे धागा जा रहा था उसके पीछे पीछे आप क्या करोगे, पेंसिल से या किसी मार्कर से, किसी भी चीज़ से आप क्या करोगे, निशान लगा लोगे। जहाँ जहाँ पे जो आपके पास थ्रेड था, ये वाला थ्रेड जो था वो जैसे जैसे हैंग कर रहा होगा, वहाँ वहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको लटका के और डॉटेड लाइन से शो करवा देंगे आप उसको। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने दोबारा सुना, यहाँ पे क्या किया, पहले आपने कील लिया, दीवार के साथ लगा दिया, जैसे एक पिक्चर को हैंग करते हैं, इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट होल्स है ना ये आपके पास, तो ए से आपने क्या किया, उसके साथ उसको हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद उसके आगे ज़ाहिर बात है नेल बाहर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने प्लम लाइन का जो आपके पास धागा था, स्ट्रिंग थी, उसको आपने नेल के साथ अटैच कर दिया और उसको आपने सस्पेंड करवा दिया। जब सस्पेंड करवाया तो जहाँ पे थ्रेड मूव कर रहा था, जहाँ पे थ्रेड जा रहा था, उसका इमेज बन रहा था, वहाँ पे आपने पेंसिल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ निशान लगा लिए और आपके पास एक पॉइंट, एक लाइन जो है वो ख़त्म हो गई जो है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस बॉडी को, प्लम लाइन को खोल देंगे, यहाँ पे साइड पे रखेंगे, इस बॉडी को निकालेंगे, इसको रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवा के अब पॉइंट सी से क्या करेंगे, उसको हैंग कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये आगे पास नेल था, इसमें बॉडी ए यहाँ पे हैंग कर रही थी। अब बॉडी ए को हमने यहाँ से उतारा, इसको रोटेट किया, सी पॉइंट को यहाँ पर ले आए और सी पॉइंट के साथ हमने क्या किया, इसको हैंग कर दिया। जब सी पॉइंट के साथ इसको हैंग किया, हैंग करने के बाद फिर अब क्या होगा, यहाँ पे प्लम लाइन को बांध देंगे, उसको ऐसे अटैच करेंगे, कार्डबोर्ड इसी से जो हैंग कर रहा होगा। फिर हम पीछे क्या करेंगे, डॉटेड लाइन को शो करवाएंगे। डॉटेड लाइन जब शो होंगी, जहाँ जहाँ पे जो आगे पास जा रहा था जो है, उसको इस तरीके से आगे पास हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट पे अगेन सी को उतारेंगे, बॉडी को अगेन रोटेट करेंगे। अब बी पॉइंट को इस नेल के साथ क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। बॉडी इस तरीके से हैंग कर रही होगी थ्रू पॉइंट बी। अब पॉइंट बी से वो हैंग कर रही होगी, पॉइंट बी पे वो हैंग कर रही है। यहाँ पे हमने प्लम लाइन को बांधा, इसके साथ इसको हैंग किया, जहाँ जहाँ पे इमेज बन रहा था उसका थ्रेड का, वहाँ वहाँ पे हमने लाइंस लगाई और लाइन लगाने के बाद इसका जो आगे पास लाइन थी वो इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे तीनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो है। तो ये आपके पास सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था, इसको ज़रा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इससे आपने देना क्या है कि सिंपल सी आपके पास फ़र्ज़ कर लेते हैं एक बॉडी है, एक बॉडी को आपने क्या किया, कंसिडर किया और उसमें तीन आपने डिफरेंट होल्स कर लिए और उसको आपने क्या किया, एक नेल के साथ आपने उसको लटका दिया जो है। ठीक है जी, ये आपके पास बॉडी थी। इस तरीके से आपने क्या किया, ए पॉइंट को यहाँ पे हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद यहाँ पे प्लम लाइन को आपने बांधा, प्लम लाइन क्या नीचे हैंग कर रही है जो है। जहाँ जहाँ पे इमेज नज़र आएगा आपको किसका, थ्रेड का, थ्रेड किसका होगा, प्लम लाइन का थ्रेड होगा। वहाँ पे आपने पेंसिल से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद प्लम लाइन उतार के रख देनी है साइड पे। बॉडी को यहाँ से उठाना है, आपने निकालना है, इसमें से निकाल के बॉडी को रोटेट कर लेना है। जब रोटेट करेंगे तो वो जो सी पॉइंट था वो यहाँ पे आ चुका होगा, ए पॉइंट यहाँ पे होगा और बी पॉइंट कहीं पे नीचे होगा जो है। अब सी पॉइंट के साथ हमने लटकाया इसको, प्लम लाइन को आपने फिर से बांध दिया, उसको प्लम लाइन को आपने हैंग करवाया। जहाँ जहाँ पे इमेज शो हो रहा था थ्रेड का, वहाँ वहाँ पे लाइन लगा ली, प्लम लाइन को उतार के रख दिया और आपने बॉडी को सी से भी उतार दिया। अब सी के बाद पॉइंट कौन सा बचा हमारे पास, पॉइंट बी। अब वो बॉडी को फिर से हमने रोटेट करवाया, पॉइंट बी को यहाँ पर लेकर आए, इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको हैंग कर दिया।
जब हैंग कर दिया तो प्लम लाइन फिर से लेंगे, इसके साथ बांधेंगे, उसको वर्टिकली हैंग करवाएंगे, जहाँ पे थ्रेड शो हो रहा था वहाँ पे लाइन लगा लेंगे एक पेंसिल के साथ। जब लाइनें 3 लग जाएंगी तो तीनों लाइनें आगे पास एक ही पॉइंट पे सेंटर से क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो आगे पास वो पॉइंट जो होगा, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो जो पॉइंट है वो उस बॉडी का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या था, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। विड यू फाइंड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप जो है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आगे पर डेफिनेशन आ रही है वो थी अबाउट कपल। कपल के बारे में जो है उसने सिंपल सी बातें बताई कि आगे पास कपल क्या है। पहले हम टॉर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, उसी को ही हमने क्या किया, आगे फर्दर कंटिन्यू किया। और फर्दर कंटिन्यू करते तक हमने उसको बताया कि व्हाट इज़ कपल। कपल किसे कहा जाएगा, सिंपल सी बात है, इससे हमें समझ ही आती है कपल इज़ नॉट अ सिंगल थिंग। ये एक चीज़ नहीं होगी। कपल का लफ्ज़ी मानी क्या होता है, जोड़ा, दो चीज़ें जो है। ठीक है ना, जैसे हम शूज़ हैं, शूज़ क्या है, उसका जो पेयर होता है, पेयर मीन्स कपल होता है उसका जो है। तो इसी तरीके से हम कपल भी ऐसे प्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसे बताते हैं, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो टॉर्क हमने पढ़ी थी, जब दो टॉर्क एक ही बॉडी पे एक ही वक्त में एट द सेम टाइम दे विल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दे विल प्रोड्यूस अ कपल। व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट नॉट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि दो बॉडी लग रही हैं, बॉडी के ऊपर एक ही बॉडी पे फोर्स लग रही है, दो डिफरेंट, लेकिन दोनों की जो शेप है, जो उन दोनों की डायरेक्शन है, जो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो एक जैसी नहीं होगी। तो वो क्या प्रोड्यूस करवाती हैं आगे पास, सिंपल सी जो है वो कपल को प्रोड्यूस कराता है। तो उसमें कंडीशन देखें, कंडीशन हमें क्या क्या रखनी है जो है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए। टू अनलाइक, फर्स्ट कंडीशन इज टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब देखें यहाँ से सिंपल सी बात क्लियर हो गई, अगर वो अनलाइक हैं इट मीन्स दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, इन दोनों की आपके पास जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एक दूसरे से ऑपोजिट होगी, बिकॉज दे आर अनलाइक बट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द सेम बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। और दूसरी क्या चीज़ है, दे हैव different line of action of force, यानी कि दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक जैसी नहीं होगी, दोनों की एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ठीक है जी, तो इसमें आगे पास अब सिंपल सी दो बातें हो गई। उसने कहा कि अगर हम क्या करते हैं, एक ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग क्या करता है, दोनों साइड से मूव करता है। हम एक साइड पे फोर्स लगाते हैं तो दूसरी साइड पे क्या है, ऑटोमेटिकली फोर्स लगती है। तो ये कुछ आगे इसकी क्या हो जाएंगी, जनरल सी एग्जांपल्स हो जाएंगी। एग्जांपल्स, फर्स्ट है स्टीयरिंग ऑफ अ कार, स्टीयरिंग ऑफ अ कार या ऑफ अ व्हीकल। और सेकंड जो है डबल आर्म स्पैनर, डबल आर्म स्पैनर, कि जो डबल आर्म स्पैनर है वो भी क्या है, वो भी इसी के कैटेगरी में फॉल करता है जो है। तो ये आपके पास दो इसकी जनरल सी कॉमन सी एग्जांपल्स हो जाएंगी कि डबल आर्म स्पैनर क्या चीज़ है, और आपके पास जो है वो डबल आर्म स्पैनर की थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे दें। ये जैसे आपके पास कोई नट वगैरह को कोई उसको ओपन करने के लिए एक स्पैनर होता है, जिससे हम आम लफ्ज़ों में जो है वो आप अपने लैंग्वेज में से कुछ और ही कहते हैं, लेकिन जनरली इसे स्पैनर है। बुक पे अगर आप देखेंगे डायग्राम आपको वहाँ से नज़र आ जाएगा। नट को जैसे चाबी वगैरह टाइप, जैसे चाबी भी की भी कहते हैं बाज़ दफ़ा जो है, उस नाम से भी इसको पकड़ा जाता है जो है। तो वो स्पैनर आपके पास क्या है, जनरली उसको ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस चीज़ को, नट को जो है। नट आपके पास किसी भी जगह पे हो सकते हैं, टायर्स के नट हैं व्हीकल के, या आपके पास कोई मशीनरी है, कोई आपके पास मोटर है, कोई उसकी आपके पास नट्स है, उसको ओपन करने के लिए इसको यूज़ किया है। इट इज़ लुक लाइक अ प्लस साइन, ये प्लस साइन की तरह का नज़र आता है आपको जो है, उसे हम कहते हैं डबल आर्म स्पैनर। और इसकी जो शेप है वो आप बुक पे देखेंगे तो फिगर नंबर 4.25
और पेज नंबर 96 पे जो है वहाँ पे आपको इसकी शेप नज़र आ जाएगी। यहाँ पे मैं साथ मेंशन कर देता हूँ कि पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर यहाँ पे है जो आपके पास 96 है और फिगर नंबर है फिगर नंबर 4.25। तो वहाँ से आपको इजीली नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से हम डबल आर्म स्पैनर को क्या शेप क्या दे रहे हैं इसको जो है, ठीक है जी। इसके बाद एक इसमें छोटी सी डेफिनेशन आती होती है बाज़ दफ़ा जो है, लेकिन बहुत कम उसको पूछा जाता है कि आपके पास जी कि व्हाट इज़ अ कपल। कपल को हम बेसिकली डिफ़ाइन क्या करते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस किस के दरमियान है, वन ऑफ द टू फोर्सेस और अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इसको ज़रा डायग्राम से शो करवाते हैं कि कपल कब प्रोड्यूस होगा। सिंपल से देखें यहाँ पे, इट इज़ अ बॉडी, ये हमने एक बॉडी कंसिडर कर ली, ठीक है। इट इज़ अ बॉडी, बॉडी कोई भी शेप हो सकती है इसकी जो है। दिस इज़ इट्स सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इस बॉडी पे ये फोर्स लगा रहे हैं, इट इज़ अ फोर्स एफ। जब ये एफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड इट्स मोमेंट आर्म, ये इसका मोमेंट आर्म है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब टॉर्क एक आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अगर उसी वक्त में यहाँ पे एक और फोर्स हम अप्लाई कर देते हैं, इसको कह देते हैं F2 और इसको कह देते हैं हम F1। इसका मोमेंट आर्म L1 था तो इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, L2 के इक्वल होगा। दिस इज़ इट्स मोमेंट आर्म विच इज़ नेम्ड एज अ L2। अब देखो दोनों फोर्सेस क्या है, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बिकॉज दे आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्योंकि हमने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा था, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्स होती हैं, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखें यहाँ भी वही काम हो रहा है, बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। और इनका मोमेंट आर्म ये वाला और मोमेंट आर्म इसका ये वाला, एक को हमने L1 कह दिया, एक को हमने L2 कह दिया। बोथ हैव सेम डिफरेंट डायरेक्शन बट हैव सेम मैग्नीट्यूड जो है। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या बताएंगे, दे विल प्रोड्यूस अ कपल। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, इन दिस कंडीशन दे विल प्रोड्यूस अ कपल, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, कपल प्रोड्यूस करवाएंगे। इसकी तरह की एग्जांपल है साइकिल का पैडल है, पैडल ऑफ अ साइकिल, वो भी इसी के कैटेगरी में है। एक जो है वो आपके पास फोर्स फॉरवर्ड लग रही है, दूसरी फोर्स क्या होती है, वो बैकवर्ड लग रही है। जब ये फॉरवर्ड जाती है तो वो बैकवर्ड आ जाती है। इस तरीके से क्या है, ये मूव करता रहता है। कपल होता है ना, कपल को हम पढ़ रहे हैं, इसको हमें इस्तेमाल कहाँ पे, इसको हम कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो साइकिल है, साइकिल की जो वर्किंग है वो सारी की सारी किस प्रिंसिपल के मुताबिक काम कर रही है, इसी प्रिंसिपल के मुताबिक यही काम वहाँ पे हो रहा है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स हम लगाते हैं, बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे विल फॉर्म देयर ऑन कपल जो है, ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स आज का जो आपका टॉपिक था वो यही था जो है कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट बताया गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है जो है। प्लम लाइन की डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। ये आपको बता दूं कि इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ प्लम लाइन, ये प्लम लाइन की डेफिनेशन है। अक्सर स्टूडेंट्स में वो भूल जाते हैं या जिन्होंने लेक्चर गौर से नहीं सुना होता वो भूल जाते हैं कि ये क्या थे। इससे वो डेफिनेशन है प्लम लाइन की जो है, ठीक है। 2 नंबर की शॉर्ट में आ सकती है। और ये जो आपके पास है ये MCQ में पूछा जा सकता है कि लेड और ब्रास की बनी होती है प्लम लाइन की जो बॉब है, मेटेलिक बॉब है, वो ख़ास तौर पे इन 2 मेटल्स को यूज़ करके क्रिएट की जाती है जो है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये आपको प्लम लाइन मैंने बना के दिखा दी कि कैसे दिखाई जाती है, इसकी शेप कैसी है जो है। उसके बाद बताया कपल कैसे प्रोड्यूस होता है, ये इसकी जनरल सी छोटी सी डेफिनेशन है जो है। साथ में इसकी 2-3 एग्जांपल्स दे दी और डायग्राम के साथ इसको डिस्कस कर दिया जो है, ठीक है जी। तो इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।